नमस्कार साथियों, अध्ययन लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज ये ज्योग्राफी की डे 4 की क्लास है। इसमें जो ऑलरेडी 3 टॉपिक हो चुके हैं वो आपने प्लेलिस्ट में देख ही लिए होंगे, और आज ये जो क्लास 4th है डे 4 की, इसका टॉपिक हम क्लियर करेंगे। और ये डे 4 में हम एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में हम जानेंगे कि हमारे वायुमंडल में क्या क्या है, और जलवायु विज्ञान के तहत इसमें जो है एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर और एटमॉस्फेयर में क्या क्या तत्व होते हैं, क्या कंपोजिशन होते हैं, इसका क्या रोल है हमारी अर्थ के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये ज्योग्राफी की क्लास 4th यानी कि डे 4 की हम टॉपिक हम पूरा आज हम जानेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जलवायु विज्ञान, वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के सतह से सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक संबद्ध गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए निचले स्तरों में वायुमंडल का संगठन अपेक्षाकृत एक समान रहता है। ऊंचाई में गैसों की आपेक्षिक मात्रा में परिवर्तन पाया जाता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहेगी वैसे वैसे उसकी जो गैस की क्वांटिटी है पर क्यूबिक सेंटीमीटर के हिसाब से, एक यूनिट के हिसाब से कितना इसकी डेंसिटी है एयर में, वो धीरे धीरे परिवर्तन चेंज होती रहती है। किसी ऊंचाई पे ज़्यादा होती है, किसी ऊंचाई पे कम होती है। हम होमोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में हम जानेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो नम वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 5% तक होती है। जो मॉइस्चर होता है जो वो 5% तक होती है। किसमें? ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है तो। वायुमंडलीय जल वाष्प की प्राप्ति महासागरों, जलाशयों, वनस्पतियों तथा मृदा के जल से होती है। यानी कि जो हमारे एयर में मॉइस्चर होता है, यानी कि हम बारिश के टाइम पे हम देखते हैं ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उसी मॉइस्चर की बात हो रही है। तो उसमें जब वातावरण नम कंडीशन में होता है, यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो 5% तक, यानी कि 5% तक इसमें जल वाष्प होता है। जल वाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। यानी कि जैसे जैसे साउथ पोल, नॉर्थ पोल है, वहाँ घटती चली जाती है भूमध्य रेखा से पोलों पर। यानी कि जो नॉर्थ पोल, साउथ पोल है, अटलांटिका, आर्कटिका, उसमें जो है नॉर्थ पोल है, वहाँ पर जो है इसकी जो है परसेंटेज कम हो जाती है जल वाष्प की। जल वाष्प के कारण ही बादल, कोहरा, पाला, वर्षा, ओस, हिम, ओला, हिमपात आदि होता है। वायुमंडल में ओजोन परत की पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यह परत सूर्य से आने वाली उच्च आवृत्ति की परावैंगनी प्रकाश किरणें को अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन की परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविद फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। वायुमंडल गर्मी को रोककर रखने में एक विशाल
कांच का घर है, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारी जो सूर्य से जो गर्मी यानी कि हीट जो निकलती है उसको फिल्टर यानी कि रोक कर रखने में, यानी कि हमें जितनी आवश्यकता होती है हमारे जीवन यापन के लिए, जीवन के लिए, उतनी ही एटमॉस्फेयर भेजता है, उतनी ही हीट भेजता है एटमॉस्फेयर। जो लघु तरंगों यानी कि शॉर्ट वेव और विकिरण को पृथ्वी के धरातल पर आने देता है, यानी कि जो शॉर्ट्स वेव है यानी कि लघु तरंगें उनको आने देता है, और जो दीर्घ तरंगें यानी कि काफ़ी जो लेंथ की वेव है और बड़ी बड़ी वेव है उनको जो है वापस कर देता है, परंतु पृथ्वी से विकसित होने वाली तरंगों को बाहर जाने से रोकता है। यानी कि अब जो पृथ्वी से डेवलप होकर जो वेव्स निकलती हैं उसको जाने से भी रोकता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर या जीवन यापन के लिए, जीवों के लिए जरूरी होती है उनको रोकता भी है एटमॉस्फेयर वेव्स को। इस प्रकार वायुमंडल पृथ्वी पर सम तापमान बनाए रखता है, यानी कि एक सेम टेम्परेचर बात करेंगे जितनी ह्यूमन बॉडी के लिए ज़रूरत होती है, और हमारे जो भी फसल हैं या फिर एग्रीकल्चर या फिर वनस्पतियों जितनी ज़रूरत होती है टेम्परेचर की, उतना बना के भी रखता है एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में जलवाष्प एवं गैसों के अतिरिक्त सूक्ष्म ठोस कण भी उपस्थित होते हैं। तो हमने ये एटमॉस्फेयर के मेरे बारे में जाना है। अब देखिए आगे, वायुमंडल के ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार परिवर्तित होता है जैसे कि 120 किलोमीटर ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा शून्य हो जाती है। अब जो पृथ्वी से 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की परसेंटेज 0 हो जाती है। तो वहीं पर अब यहाँ पर जो हमारा जो जीवन यापन है या जीव जंतु हैं, वनस्पतियाँ, उनके लिए या फिर जीवों के लिए ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो नीचे ही लेवल पे आवश्यकता होती है। तो अगर 120 किलोमीटर पे अगर जाएं पृथ्वी से तो वहाँ पे ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलते हैं। अगर जलवाष्प यानी कि मॉइस्चर की जो हमने बताया था इससे पहले, और कार्बन डाइऑक्साइड वो 90 किलोमीटर तक ही ऊंचाई पर मिलते हैं। अब देखिए, अब कंपोजिशन ऑफ वो एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे, यानी कि वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल की निचली परतों में विभिन्न गैसें, जलवाष्प, धूलकण पाए जाते हैं। शुद्ध और शुष्क वायु में नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियोन, जेनॉन आदि अल्प मात्रा में उपस्थित रहती है। यानी कि अब इसमें कंपोजिशन बता दिया गैसेस का एटमॉस्फेयर में। अब गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि भारी गैसें हैं, यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब भारी गैसें हैं, जबकि शेष गैसें हल्की हैं। भारी गैसों का अत्यधिक संकेंद्रण वायुमंडल की निचली परतों में, जबकि वायुमंडल के ऊपरी भागों में हल्की गैसें पाई जाती हैं। यानी कि जो एटमॉस्फेयर का जो ऊपर का जो भाग होता है, ऊपर की परतें होती हैं, उनमें हल्की गैसें पाई जाएंगी और भारी गैसें नीचे वाली परतों में एटमॉस्फेयर की। वायुमंडल का संगठन यानी कि संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर निम्नलिखित तत्वों से हुआ है। अब यानी कि कंपोजिशन क्या है एटमॉस्फेयर में, किन तत्वों से है एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, अब वो उसके बारे में जानेंगे। क्या क्या है एटमॉस्फेयर में, क्या क्या तत्व है, गैसेस क्या क्या हैं,
भौतिक दृष्टि से वायुमंडल में विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है। 10 प्रमुख गैस वायुमंडल में संगठन यानी कि एटमॉस्फेयर कंपोजिशन के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब नाइट्रोजन का क्या रोल है एटमॉस्फेयर में, ये बारे में जानेंगे। यह जैविक रूप से निष्क्रिय और भारी गैस है। इसका चक्रण वायुमंडल, मृदामंडल और जैवमंडल में अलग अलग होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन के लिए उत्तरदायी है। यानी कि जो एसिड रेन होती है, यानी कि हल्का सा एसिड होता है वर्षा में, वो नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में होता है। ऑक्सीजन का क्या रोल है एटमॉस्फेयर में, इसके बारे में हम जानेंगे। यह प्राणदायिनी गैस है, यानी कि ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे, यानी कि जीवन ही खत्म है ह्यूमन बॉडी के लिए, इसीलिए इसे प्राणदायिनी गैस कहते हैं। जो मनुष्य में भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होती है। ऑक्सीजन रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है, गंध रहित गैस है। इसमें कोई गंध भी नहीं होती है, स्वाद भी नहीं होता है और कलर भी नहीं होता है इसका। यह भारी गैस का संघनन वायुमंडल में निचले भाग में होता है, यानी कि ये नीचे वाली लेयर में पाई जाती है, भारी गैस है ये इसीलिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानेंगे। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते समय इस गैस को ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। यह एक ग्रीन हाउस गैस है जो सूर्य से आने वाली किरणों को पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने देती है, परंतु पृथ्वी की गर्मी को वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। अगर पृथ्वी हमारी गर्म हो रही है और फिर जिन तरंगों से अब उसको दोबारा नहीं जाने देती है ये गैस, विविध कारणों से इस गैस की सांद्रता गैस कंसंट्रेशन में वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो रही है। यानी किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, इसकी गैस कंसंट्रेशन के कारण। ओजोन के बारे में बात करेंगे। ओजोन यह वायुमंडल की निचली परतों में अति अल्प मात्रा में पाई जाती है। निचली परतों में, वायुमंडल की निचली परतों में कम मात्रा पाई जाती है। अब देखिए, वर्तमान में क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं अन्य ओजोन क्षरण पदार्थ की बढ़ती मात्रा के कारण ओजोन परत का क्षरण यानी कि इरोजन हो रहा है इसका, ओजोन परत का, यानी कि खत्म हो रही है, और ये गंभीर समस्या के रूप में, क्योंकि ओजोन परत क्या, अल्ट्रावायलेट जो किरणों को रोकती है, उसका क्षरण हो रहा है, और वो किसके कारण हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। और ओजोन क्षरण पदार्थों के कारण अब हम जल वाष्प के बारे में जानेंगे। वायुमंडल का सबसे परिवर्तनशील घटक है जिसकी मात्रा 1 से 4% तक समय एवं स्थान के अनुसार बदलती रहती है। जहाँ समुद्र होगा और वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पे नमी होगी वायु में। जहाँ पर रेगिस्तान होंगे या फिर रेतीली ज़मीन होगी वहाँ पर क्या होगा, वायु की मात्रा, जल वाष्प की मात्रा कम होगी। इसीलिए कह रहे हैं उस समय और स्थान के अनुसार, बारिश के समय में ज़्यादा होगा और ड्राई समय यानी गर्मियों में और सर्दियों में जो बिल्कुल पीक पॉइंट सर्दी होती है उसमें वायु की जल वाष्प की मात्रा कम होगी। तो इसीलिए समय और स्थान के अनुसार जल वाष्प की मात्रा बदलती रहती है।
जल वाष्प की सर्वाधिक मात्रा भूमध्य रेखा के आसपास और न्यूनतम मात्रा ध्रुवों के आसपास रहती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। भूमि से 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले वायुमंडल में समस्त जल वाष्प का 90% भाग रहता है। 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई अर्थ से वहां 90% रहेगी जलवाष्प की। जलवाष्प सभी प्रकार के संघनन एवं वर्षण संबंधी मौसमी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होती है। जलवाष्प की वजह से ही मौसमी घटनाएं होती रहती हैं और बारिश की भी संभावना रहती है। ज्ञातव्य है कि वायुमंडल में जलमंडल का 0.001 भाग सुरक्षित रहता है। यानी कि वायुमंडल में जल मंडल का इसमें परसेंटेज दे रखा है, वायुमंडल जलमंडल का 0.001 भाग सुरक्षित रहता है। अब इसमें धूल कण क्या है, एटमॉस्फेयर में धूल कण का क्या रोल रहता है, इसके बारे में हम जानेंगे। वायुमंडल में धूल कण विभिन्न स्रोतों से, जैसे राख, समुद्री नमक, धूल, पराग, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा तथा उल्काओं के टूटे हुए कण से प्राप्त होते हैं। वायुमंडल में प्राप्त होने वाले धूल कण को एरोसोल भी कहा जाता है। इनके अभाव में बादलों का निर्माण नहीं हो सकता। यानी कि धूल कण अगर नहीं होंगे, एरोसोल नहीं होंगे, तो इनका बादलों का निर्माण भी नहीं हो सकता। जो धुंध बादल होते हैं अलग अलग कलर के होते हैं, काला होता है, धुंधला होता है या फिर मटमीला कलर का होता है, तो वो धूल के कण की वजह से ही होते हैं। इनके अभाव में बादलों का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हीं के सहारे जलवाष्प एकत्र होता है। इन्हीं कणों में जल भरा रहता है। इस कारण इन्हें आर्द्रता ग्राही नाभिक भी कहा जाता है, जो मॉइस्चर को खींच लेते हैं, धूल के कण, और जो एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं बादलों के रूप में। इसीलिए इन्हें आर्द्रता ग्राही नाभिक भी कहा जाता है। धूल कण सौर विकिरण के परावर्तन एवं प्रकीर्ण द्वारा ऊष्मा अवशोषित करते हैं। ये एटमॉस्फेयर यानी कि ये प्रकीर्ण और विकिरण के परावर्तन के कारण धूल के कण सौर विकिरण और परावर्तन और प्रकीर्ण द्वारा ऊष्मा को अवशोषित करने खींचते हैं। वर्णनात्मक प्रकीर्ण के कारण आकाश का रंग नीला, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दिखने वाला रंग धूल कणों की ही देन है। यानी कि आकाश का नीला कण क्यों धूल कणों की देन है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय में जो लालिमा छाती है सूर्य की, वो धूल कण के कारण ही होती है। ऊष्माकाल एवं गोधूलि की तीव्रता एवं उसकी अवधि के निर्धारण में धूल कणों की प्रमुख भूमिका है। धूल कणों का सर्वाधिक जमाव उपोष्ण एवं औद्योगिक क्षेत्रों में एवं न्यूनतम जमाव ध्रुवों के निकट पाया जाता है। अब देखिए, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होगा वहाँ पे धूल के कण ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है। और जहाँ पर कहीं इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है, घनी बस्तियाँ भी नहीं है, तो वहाँ पर क्या है, बिल्कुल वातावरण साफ होगा, क्लियर विजन होगा, तो वहाँ पे धूल के कण भी नहीं होंगे। यही बात कह रहे हैं। जैसे ध्रुवों पर क्या है, बर्फ़ जमी रहती है, वातावरण साफ रहता है, बर्फ़ चारों तरफ बर्फ़ रहती है, वहाँ पेड़ पौधे बर्फीली होते हैं, कहीं धूल का कण नहीं, यानी कहीं पे पॉल्यूशन होता नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे धूल के कण नहीं होते हैं। और ऐसे ही जहाँ पर और धूल के कण ज़्यादा होते हैं वहाँ पर उपोष्ण यानी कि भूमध्य रेखा की तरफ
यानी कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर धूलिकण ज़्यादा होते हैं। अब देखिए वायुमंडल की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे। ये इसका क्या स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का, यानी कितने स्पेयर हैं इसमें, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए वायुमंडल अलग अलग घनत्व एवं तापमान वाली परतों से बना है। इसमें टेम्परेचर भी अलग अलग रहता है इन परतों में, और अलग अलग डेंसिटी भी अलग अलग है इन परतों की। वायुमंडल की संरचना के संबंध में तिज्रांस, डी बोर, सर नेपियर, शाह, फ्रेडले, कैनेली, फेरेब आदि वैज्ञानिकों का विशेष योगदान रहा है इस वायुमंडल की संरचना में। पृथ्वी की सतह के समीप घनत्व अधिक होता है, और जबकि वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ घट जाता है, साथ साथ घटता जाता है। और पृथ्वी के समीप घनत्व अधिक होता है, यानी कि जैसे जैसे पृथ्वी के पास आते आएंगे वैसे ही घनत्व ज़्यादा होगा, और ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते आएंगे उसका जो है घनत्व कम हो जाए, डेंसिटी कम होती जाएगी वायुमंडल में। तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के कारण, यानी कि आगे ऊंचाई पे चले जाए कि ऊर्ध्वाधर की बात हो रही है, वितरण के आधार पर वायुमंडल की प्रमुख परतें होती हैं। जैसे कौन कौन सी परतें होती हैं इसके बारे में हमने जाना होगा क्लास 6-5 स्टैंडर्ड में। क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर, समतापमंडल दूसरा नंबर, स्ट्रेटोस्फीयर तीसरा, मध्यमंडल मेसोस्फीयर चौथा, तापमंडल यानी कि थर्मोस्फीयर, और पांचवा ब्रह्मंडल यानी एक्सोस्फीयर। तो ये 5 मंडल हैं यानी कि स्फीयर हैं। इसके बारे में है ना। अब हम एक एक करके हर स्फीयर के बारे में जानेंगे। पहले हम बात करते हैं क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर के बारे में। ट्रोपोस्फीयर नामक शब्द का प्रयोग त्रिजांस डी बोर ने सर्वप्रथम किया था। संवहनी तरंगों तथा विक्षुब्ध संवहन के कारण इस मंडल को संवहनी मंडल और विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसका भार संपूर्ण वायुमंडल का लगभग 15% है। धरातल से इस परत की ऊंचाई 10 किलोमीटर यानी कि हमारी पृथ्वी से ये 10 किलोमीटर तक है। जो पृथ्वी की धरातल है उसे 10 किलोमीटर तक है, और ये सबसे निचली परत है पृथ्वी की, यानी कि सबसे पृथ्वी के सबसे करीब की परत है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर है। यानी कि अगर भूमध्य रेखा की बात करें, बिल्कुल बीच का, पृथ्वी का बीच के पॉइंट की बात करेंगे हम, जो सामने से हो रहा है, तो उस पर क्या है, ऊंचाई ज़्यादा है और ध्रुवों पर कम है। यानी कि हमारी जो पृथ्वी के जो सामने का भाग है, यानी कि जो डायामीटर की अगर हम बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायामीटर की, यानी कि व्यास की बात करें, तो वहाँ पर क्या ऊंचाई ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर गहराई है, इसीलिए ऊंचाई ज़्यादा, और ध्रुवों पर इसकी क्या है, ऊंचाई कम है। ग्रीष्म ऋतु में इस स्तर की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है और शीत ऋतु में इस ऊंचाई में कमी पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा। इस मंडल की प्रमुख विशेषता है प्रति 135 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो जाती है। अगर हम 165 मीटर अगर ऊंचाई पर जाएं धरातल से, तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर 165 क्या है, फिर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, ऐसे ऐसे
गिरावट होती चली जाती है। इसमें सर्वाधिक क्षैतिज और लंबवत तापांतर होता है। इस भाग में विकिरण संचालन एवं संवहन पर द्वारा तापमान का वितरण हुआ। चालन, संवहन और विकिरण आपने जान ही लिया हुआ। विकिरण किरणों के द्वारा, सूर्य की किरणों के द्वारा। चालन जो पानी में होता है, जो हमने चाय बनाते हैं तो बुलबुले उठते हैं, वो संचालन। संचालन का मतलब होता है जैसे एक ही अपने ठोस सॉलिड रॉड हो गया लोहे की, वो संचालन हो गया। संवहन के यानी कि जो पानी के चाय उबालते हैं वो एक एक कण उबलते हुए देखे होंगे आपने, वो संवहन का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो है। संवहन द्वारा तापमान का वितरण गर्म और शीतल होता रहता है। यानी कि जो गर्म चीज़ होगी और किसी ठंडी चीज़ से आपस में मिलाएंगे गर्म चीज़ को, तो वो क्या आपस में क्या हीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वही चीज़ बात हो रही है, गर्म और शीतल होता है। इस मंडल का परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। समस्त मौसमी घटनाएं भी इसी मंडल में घटित होती हैं। यानी कि जो वर्षा होती है, आंधी आते हैं, तूफान आते हैं, या फिर बादल छाए रहते हैं घने, या फिर गर्मी ज़्यादा होती है, तो किस में होती है? इसी ट्रोपोस्फीयर में ही होती है। इस मंडल की एक और विशेषता है कि इसके भीतर ऊंचाई की वृद्धि के साथ साथ वायु वेग में भी वृद्धि होती है। यानी कि जैसे जैसे ऊंचा बढ़ते जाएंगे पृथ्वी की तरफ, वैसे भी जो वेव की जो इंटेंसिटी है, यानी कि जो एयर की इंटेंसिटी है, वायु की तीव्रता, वो बढ़ती रहती है, वृद्धि होती रहती है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली 1.5 किलोमीटर मोटे संक्रमण की ट्रोपाज या क्षोभ सीमा, यानी कि ट्रोपोपॉज कहा जाता है। यानी कि इसके ऊपर, यानी कि ट्रोपोस्फीयर के ऊपर एक लेयर होती है जो समताप मंडल होता है। तो समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में एक लेयर पाई जाती है जिससे हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। तो वो कितने 1.5 किलोमीटर की होती है, यानी कि बॉर्डर अगर हम मान लें तो इसे क्षोभ सीमा कहते हैं, ट्रोपोपॉज। तो क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज में ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरना बंद हो जाता है। यानी कि इसमें ऊंचाई अगर बढ़ती है, जैसे अगर हम 1.5 किलोमीटर की है तो हम 10 मीटर बढ़ेंगे, 20 मीटर बढ़ेंगे, तो इसमें तापमान की गिरता नहीं है, इसमें सेम रहता है। इस बॉर्डर की बात कर रहे हैं। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 17 से 18 किलोमीटर और तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक, क्षोभ मंडल की बात हो रही है, और ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है, -45 तक। अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें तो इसका तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है और ध्रुवों पर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में। जो हमारी जो लेयर थी ट्रोपोपॉज से ऊपर, जस्ट जो हमने अभी बताया था, उसकी बात करेंगे, उस स्ट्रेटोस्फीयर की बात करेंगे। वहाँ से स्टार्ट हो जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। 1992 में समताप मंडल की खोज एवं नामकरण त्रिज्यांश डी बोर ने किया था। पहले भी इन्होंने किया था, त्रिज्यांश डी बोर ने किया था ट्रोपोस्फीयर का नामकरण, खोज की थी, इन्होंने भी ये खोज करी थी इसकी। तो क्षोभ सीमा से ऊपर 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक समताप मंडल का विस्तार है। कुछ विद्वान ओजोन मंडल को भी इसी गैस में समाहित कर लेते हैं। इस मंडल में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि इसमें कोई टेम्परेचर, कोई परिवर्तन नहीं है, सेम रहता है। और समताप रेखाएं समानांतर ना होकर लंबवत होती हैं। यहाँ संघनन से विशिष्ट प्रकार के
मुक्ताब मेघ की उत्पत्ति होती है। इन बादलों को नॉक्टिलूसेंट क्लाउड भी कहते हैं। इस मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सर्वाधिक, वहाँ क्या था, कम थी ध्रुवों पर उसकी मोटाई, अब यहाँ ज़्यादा हो गई, सर्वाधिक, और विषुवतीय रेखा पर सबसे कम होती है। शीत ऋतु में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड अक्षांशों के बीच समताप मंडल में सर्वाधिक गर्म होता है। शीत ऋतु में 50 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच समताप मंडल सर्वाधिक गर्म होता है। यह मंडल मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, यानी कि इसमें मौसमी घटना कुछ नहीं होती, ये एक सही रहता है। और इसलिए वायुयान चालकों के लिए ये सर्वोत्तम होता है, यानी कि जो भी हमारे एरोप्लेन और जो भी हमारी वायु यातायात है वो इसी स्ट्रेटोस्फीयर में ही उड़ते हैं, ताकि मौसम की घटनाएं नहीं होती, उन्हें बाधित नहीं होती, यानी कोई घटना नहीं हो सकती, उसमें मौसम का प्रभाव नहीं हो सकता, इसीलिए। अब देखिए, समताप मंडल के नीचे भाग में 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस का मंडल होता है। नीचे वाले भाग में समताप मंडल के ओजोन गैस सूर्य से निकलने वाली अदीप्त परावैंगनी किरणें यूवी रेस को सोख लेती है, यानी कि ओजोन जो गैस होती है, सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो क्या है, अवशोषित कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस स्तर में प्रति किलोमीटर 5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान बढ़ता है। अब जो अल्ट्रावायलेट किरणें जो ओजोन गैस एब्जॉर्ब कर लेती है उसमें क्या है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान बढ़ जाता है। वर्तमान में ओजोन परत के क्षरण, यानी कि खराब हो रही, यानी छेद हो रहा है ओजोन परत में, क्षरण की समस्या से निवारण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एवं अन्य उपाय के जरिए ओजोन क्षरक पदार्थों पर कड़ाई से रोक लगाई जा रही है, यानी कि जो हमारी लॉस कर रहे हैं ओजोन परत के लिए जो मटेरियल, उनको क्या रोक लगा रहे हैं सभी देश मिलकर, ताकि जो है पॉल्यूशन से ओजोन परत का जो क्षरण ना हो। अब देखिए, अब मध्यमंडल की बात करते हैं। इसका क्या है, 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाला वायुमंडलीय भाग मध्यमंडल कहलाता है। 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाला भाग, 50 किलोमीटर ऊपर चले गए, फिर उससे 80 किलोमीटर तक वहाँ की ऊंचाई वाला जो भाग होता है वो वायुमंडलीय भाग मध्यमंडल कहलाता है, जिसमें तापमान की ऊंचाई के साथ साथ हास्य होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर लो होता जाएगा, और स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर ना घटता था ना बढ़ता था, और वहाँ तापमान क्या होता था, जो क्षोभमंडल में ट्रोपोस्फीयर में वो बढ़ता था। अब देखिए, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस हो जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मोसोपास कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मोसोपास कहते हैं। अब ये आयन मंडल के बारे में बात करेंगे। आयन मंडल धरातल से 80 से 400 किलोमीटर के बीच, 80 किलोमीटर हमारा क्या है मध्यमंडल, उससे ऊपर की बात हो रही है। 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच आयन मंडल का विस्तार है। यहाँ पर अत्यधिक तापमान के कारण अति न्यून दबाव है, यानी कि जहाँ टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पर प्रेशर लो होगा, और जहाँ पर प्रेशर
हाई होगा वहाँ टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। ये कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, इसके बारे में ध्यान रखें। फलितः परावैंगनी फोटोन्स, अल्ट्रावायलेट फोटोन्स एवं उच्च वेगीय कणों के द्वारा लगातार प्रहार होने से गैसों का आयन यानी कि आयनोजेशन हो जाता है। आकाश का नील वर्ण, सुमेरु ज्योति, कुमेरु ज्योति और उल्काओं की चमक एवं ब्रह्मांड किरणों की उपस्थिति इस भाग की विशेषता है। इस मंडल में कई आयनीकृत परतों में विभाजित है, यानी कि यह मंडल कई आयनीकृत परतों में विभाजित है। ये जो निम्नलिखित है, आयनीकृत कौन कौन सी परतें हैं ये मंडल की। डी का विस्तार 80 से, यानी कि डी जो परत है उसका विस्तार 80 से 96 किलोमीटर तक। यह परत दीर्घ रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। अब E1 परत 96 से 130 किलोमीटर तक और E2 परत 160 किलोमीटर तक विस्तृत है। E1 और E2 परत मध्य रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। F1 F2 परतों का विस्तार 160 से 300 किलोमीटर तक है, जो लघु रेडियो तरंगों यानी कि रेडियो वेव्स को परावर्तित करते हैं। इस परत को एप्लीटन परत, एप्लीटन लेयर भी कहते हैं। जी परत का विस्तार 420 से 400 किलोमीटर तक। इस परत यानी कि लेयर की उत्पत्ति नाइट्रोजन के परमाणुओं व परावैंगनी फोटोन्स, अल्ट्रावायलेट फोटोन्स की प्रक्रिया से होती है। तो ये जो आयन मंडल है इन लेयर में है और ये लेयर बहुत महत्वपूर्ण है हमारे पृथ्वी के लिए, तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। अब एक्सोस्फीयर के बारे में जानेंगे। वायुमंडल जिसे कहते हैं, सामान्यतः 400 किलोमीटर से ऊपर वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें की प्रधानता पाई जाती है, यानी कि दो ही गैसें सबसे ज़्यादा होती हैं, हीलियम और हाइड्रोजन। अद्यतन शोधों के अनुसार यानी कि काफ़ी रिसर्च के अनुसार यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा हाइड्रोजन की अलग अलग परतें, डिफरेंट लेयर भी होती हैं। इसके बारे में जाने। तो साथियों, आज हमने एटमॉस्फेयर के बारे में जाना है। दूसरा, एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बारे में जाना और एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर के बारे में जाना, इसकी संरचना के बारे में जाना। ये हमारे जो टॉपिक हैं, हर स्फीयर, हर मंडल यानी कि जो टोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है और मेसोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर है, तो इसके बारे में हमने डिटेल में जाना और इससे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं और हमें नॉलेज भी होना चाहिए पृथ्वी के बारे में। हमारे जो पृथ्वी के धरातल से ऊपर क्या क्या मंडल हैं, कैसे कैसे टेम्परेचर लो होता है, डाउन होता है, मौसमी घटनाएं किस स्फीयर में होती हैं, क्षोमंडल में होती हैं, फिर जो वायुयान हैं वो किस स्फीयर में होते हैं, स्फीयर में उड़ते हैं, यातायात साधन जो हैं जितने किस में जाते हैं जिससे मौसमी घटनाओं का सामना ना करना पड़े, और जो कंपोजिशन है वायुमंडल का, कौन से तत्व हैं, क्या क्या रोल है इनका, कैस का क्या क्या रोल है, तो उसके बारे में हमने जाना। तो साथियों, मैं आशा आपसे ये करता हूँ कि ये वीडियो से आपको एटमॉस्फेयर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिली, यानी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे और
जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, वो उनके लिए क्लास ये महत्वपूर्ण है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जो एस्पिरेंट हैं, तो उनको इस बारे में जानकारी हो सके, ये टॉपिक के बारे में क्लियर हो सके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो साथियों, आपसे मैं आशा करता हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।